हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के विज्ञान खंड पर अपनी पढ़ाई को आगे रखते हुए इसके अगले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज का जो हमारा सवाल है वो आपको दिख रहा होगा। आज का हमारा सवाल आपका पेज नंबर 44 से है। तो आज हम पेज नंबर 44 को यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ सवालों को पढ़ते चलिए। और देखिए, मैंने यहाँ पे आज का डेट भी दे दिया गया है, जिससे कि आप लोग समझ लें कि ये वीडियो आज का ही है, पहले का बना हुआ वीडियो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 6, और सवाल है निम्नांकित चित्र में ऊष्मा हस्तांतरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, नामांकित कीजिए। तो बोला गया कि यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र में आपके जो है वह ऊष्मा के हस्तांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आपको बताएं, ऊष्मा के हस्तांतरण की 3 विधियां होती हैं। कौन? चालन, संवहन और विकिरण। तो वही आपको यहाँ पे बताने हैं कि इनमें कहाँ चालन हो रहा है, कहाँ संवहन हो रहा है और कहाँ पे आपका विकिरण हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहले में क्या कि इसमें एक रॉड रखा हुआ है, एक रॉड रखा गया। तो रॉड से पास होकर जा रही, क्या बोलते, कोई ठोस से अगर पास हो तो क्या होता है वहाँ पे? तो यहाँ पे होता है चालन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चालन। ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, ये हवा के ऊपर में जा रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन। और आप देखिए थोड़ा बहुत अधिक दूर में है ये हाथ, बहुत अधिक दूर में है, तो आप इसे लिख सकते हैं विकिरण, या फिर आप इसे संवहन भी लिख सकते हैं। आप जो लिखेंगे दोनों आपका सही होगा। तो मैं यहाँ पे विकिरण लिख दिया हूँ, आपसे विकिरण और संवहन जो चाहें लिख सकते हैं। जैसे सही से थोड़ा लिखा जाए, रन। तो चलिए इसके अगले सवाल को देखा जाए। इसका अगला सवाल दिख रहा होगा आपको, सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित पदार्थों में से ऊष्मारोधी एवं ऊष्मा चालक पदार्थों को छांटकर सारणी में लिखिए। चलिए ठीक है, इसे छांटकर हम यहाँ पे सारणी में लिखते हैं कि इनमें से कौन से आपके ऊष्मारोधी हैं और कौन से आपके ऊष्मा चालक हैं। तो जैसा मैं हर एक बार करते आया हूँ, यहाँ पर भी मैं इसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि यदि मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे पता है आपको कि समय कुछ अधिक लग सकता है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसमें पीले रंग दे दिया है, तो जो इसके नीचे पीला रंग रहेगा वो मेरा ऊष्मा का चालक होगा, और जिसके नीचे आप ये लाल रंग देखिएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका ऊष्मा रोधी होगा। तो चलिए पहले ऊष्मा चालक को लिखा जाए। तो देखिए लोहे की कील ऊष्मा चालक होता है, जिसके कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आग जलाया है और आपने इस तरह से इसको रखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए आप इसे गर्म कर रहे हो, तो यहाँ तक ये गर्म हो जाता है, मतलब कि ऊष्मा इधर से इधर क्या होने पा रही है, आ रही है। इसका मतलब यही होगा ऊष्मा का चालक। तो चलिए देखते हैं। देखिए लोहे की कील को जब छुएंगे तो क्या होगा, इससे ऊष्मा पास होगी, बोलिए हाँ सर पास तो हो जाएगी। ठीक। स्टील की चम्मच, हाँ ये भी गर्म हो जाती है, लेकिन स्केल देखें कभी गर्म होती है? नहीं। पेंसिल नहीं, रबर नहीं, शार्पनर नहीं, एल्युमिनियम की कढ़ाई को देखें गर्म होती, बोलेंगे हाँ सर होता है। तो इतना चीज़ है वो आपका हो सक जाएगा। और उसमें भी शार्पनर में अगर अंदर आप देखे होंगे, शार्पनर में एक ब्लेड होता है, पे स्क्रू जैसा लगा होता है। स्क्रू किसका होता है? लोहे का बना होता है, इसलिए शार्पनर भी क्या हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या हो गए, ऊष्मा के चालक। अब चलिए लिखते हैं ऊष्मा रोधी को, मतलब जिसके नीचे मैं दूंगा लाल रंग। तो स्केल आपका ऊष्मा रोधी हो जाएगा, पेंसिल और रबर आपका ऊष्मा रोधी हो जाएगा, लकड़ी ऊष्मा रोधी, पत्थर ऊष्मा रोधी और कागज ऊष्मा रोधी। तो जिसके नीचे लाल रंग है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, जिसके नीचे पीला रंग है उसको यहाँ पे लिखना है। चलिए एक बार वो पीले रंग को बता दिया जाए। पहला है आपका लोहे की कील, स्टील का चम्मच, शार्पनर, एल्युमिनियम की कढ़ाई। और लाल रंग में जो आपका है, अर्थात जो आपका क्या है, ऊष्मारोधी, उसमें आपका स्केल, पेंसिल, रबर, लकड़ी, पत्थर और कागज़। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, सवाल नंबर 8। सवाल है कि सीमा के पास विभिन्न रंगों के वस्त्र हैं, गर्मियों में उसे किस रंग के वस्त्र को पहनने में प्राथमिकता देनी चाहिए और क्यों? सीमा के पास बहुत से प्रकार के वस्त्र हैं, रेशम वस्त्र हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, बहुत प्रकार के उसके पास वस्त्र हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में उसे क्या पहनना चाहिए?
देखिए गर्मी के दिनों में हम क्या पहनते हैं, गर्मी के दिनों में वही वस्त्र पहनना चाहेंगे जो क्या करे, हमारे पसीने, हमारे शरीर से जो पसीने आते हैं, जो उस पसीने को क्या कर सके, आसानी से सोख सके। तो हम वही वस्त्र पहनना चाहेंगे जो क्या करे, हमारे पसीने को आसानी से सोख सके। आप सभी भी ऐसा ही वस्त्र पहनना चाहते हैं। ऐसा वस्त्र तो आप लोगों में भी कोई नहीं पहनना चाहेगा जो कि पसीनों को अच्छे से सोख नहीं सके। तो जो हमारे पसीने को जो अच्छी तरह से सोख सकता है वो कौन सा वस्त्र होता है, तो वह सूती वस्त्र होता है। तो कौन सा वस्त्र आप लोग पहनना चाहेंगे, तो बोलेंगे सर सूती वस्त्र। तो क्या लिखेंगे, सूती वस्त्र, क्योंकि पसीने को जल्दी सोख लेता है। सूती वस्त्र क्योंकि यह पसीने को जल्दी सोख लेता है। ठीक, आपको भी यही लिखने हैं कि कौन सा वस्त्र बोलिएगा उसको पहनने के लिए, सूती वस्त्र। क्यों, क्योंकि जो पसीने जो आपके आते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुत जल्दी से सोख लेता है, जिससे अगर आपको क्या लगती है, ठंड महसूस होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मियों के दिनों में आपको पसीने आते हैं और कहीं से हवा चलती है तो आपको क्या लगने लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा ठंड लगने लगता है, आराम लगने लगता है। चलिए अगला लिखते हैं। अगला है सवाल नंबर 9, और सवाल है कि वर्ग पहेली हल कीजिए। आपको यहाँ पे पहेली दिए गए हैं और आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को मिला के इस पहेली को आपको हल करने हैं। चलिए देखते हैं एक एक सवाल करके। पहले ऊपर से नीचे, मतलब इसमें जो होगा वो अब हमारा इस तरह से लिखाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। और दूसरा दिया है बाएँ से दाएँ, मतलब दूसरा इस तरह से बाएँ से दाएँ लिखाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले ऊपर से नीचे की ओर वाला। तो इसमें आपको क्या किया, इसमें आपको दिया गया है कि थल से समुद्र की ओर वायु का चलना। मैंने आपको बताया था इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही से कहते हैं थल समीर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे थल समीर। थ के बाद क्या होगा, बोलेगा स, थ के बाद तो ल होता है, गजब बात बोलते हैं। फिर स होगा, फिर में दीर्घई मी होगा, और फिर क्या सा, फिर तो र हो जाएगा। ये क्या हो गया, तो ये हो गया समीर, थल समीर। तो थल से समुद्र की ओर वायु का चलना होता है थल समीर। अगला दिया है तापमान की युक्ति, अर्थात जिससे तापमान मापा जाता है, जिसे तापमान मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं, इसे तापमान मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। ये हमारा है 3 नंबर, या फिर थर्मामीटर, आप इसको क्या कहते हैं, तापमापी भी कहते हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो तापमापी तो हो गए ये। चलिए अब अगला सवाल को लिखा जाए। ये आपके हो गए तापमापी। अगला जो आपका दिया गया आपको दिख रहा होगा, वो दाएं से बाएं है, 2 नंबर। क्या दिया गया, उष्मा का संचरण नहीं करने वाले पदार्थ। तो जो उष्मा का संचरण नहीं करते उसको क्या कहते हैं, उष्मा रोधी कहते हैं। चलिए देखते हैं 2 कहाँ है, 2 यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, उष्मा रोधी। ऊ दे दिया है तो क्या लिखेंगे, आधा 100, म में आकर म, रो में उकार रो, और ध में दीर्घई धी। हो गया आपके उष्मा रोधी। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपको दिया गया है जो है आपका सवाल नंबर 4। सवाल दिया गया है ठोसों में उष्मा हस्तांतरण की विधि। तो ठोस में उष्मा हस्तांतरण की विधि मैंने आप लोगों को बताया, क्या कहते हैं, इसे चालन कहते हैं। तो 4 नंबर यहाँ है, तो चालन, ये हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। दिया है बिना माध्यम के उष्मा हस्तांतरण की विधि। बिना माध्यम के उष्मा हस्तांतरण की विधि को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही से कहते हैं विकिरण। विकिरण। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पेज नंबर 44 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। पेज नंबर 45 पे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लाल रंग में लिखा हुआ दिख रहा होगा, उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा उसके बाद आपको जो घंटी दिखेगी उस घंटी को दबाकर ALL ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। और साथ में एक और चीज़ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, इसको स्किप ना करें।
और वीडियो को आप टपा के ना देखें, इससे आपको लॉस होगी, लॉस नहीं बहुत बड़ी लॉस होगी। और इसका पता आपको आपके फ्यूचर में पता चलेगा जब आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्योंकि आपने अपने भाई को सबको देखा होगा जो कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रश्न आते हैं साइंस से हो, मैथ से हो, ये सब प्रश्न यही सबसे आते हैं। यही सब उस सभी का बेसिक है। और यदि आप अपना बेसिक सही नहीं कीजिएगा, अगर आप अपना पिलर सही नहीं कीजिएगा, तो आप उस पर कभी अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं इसके पहले सवाल को। तो जो पहला सवाल दिया गया है वो आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल है भाग अ का और आकलन कार्यपत्रक कितना है, तो आपका 2 है, कक्षा 7 का, और थीम इसका है पदार्थ। तो पहला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के क्रमाक्षर को चुनकर कोष्ठक में लिखिए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं और 4 क्रमाक्षर दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको इन्हें चुनकर इस बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है कि पश्मीना शॉल प्राप्त की जाती है। जो पश्मीना शॉल होती है वो पश्मीना शॉल किससे प्राप्त की जाती है, यही सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, जिसका जवाब हमें क्या करने हैं, तो यहाँ पे देने हैं। तो आपके इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो आपके इस सवाल का आंसर होगा कश्मीरी बकरी। तो कश्मीरी बकरी से पश्मीना शॉल प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे ब, क्योंकि यहाँ पे मेरा विकल्प नंबर ब क्या है, सही है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिया गया है कि रेशों को सुलझाकर धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या अभिमार्जन कहलाती है, छटाई कहलाती है, कटाई कहलाती है, या रीलिंग कहलाती है। तो अभिमार्जन बताए थे कि ऊन को धोकर साफ करना अभिमार्जन होता है। छटाई बताए थे कि लंबे, छोटे, मोटे और पतले ऊनों को अलग करना छटाई होता है। कटाई आपको बताए थे कि कटाई होता है भेड़ों, बकरियों, ऊँटों के शरीर से बाल को उतारना। और रीलिंग क्या होता है, रेशों को सुलझाकर धागा बनाने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रीलिंग, द नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे द। तो चलिए चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। इसका अगला सवाल क्या पूछा गया है हमसे, इसका अगला सवाल पूछा गया है कि अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों का परीक्षण करने हेतु किस विशेष पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो क्या क्षारक का उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है, लवण का उपयोग किया जाता है, सूचक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सूचक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आ। तो यहाँ पे लिखेंगे आ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। इसका अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल नंबर 4। सवाल है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। क्या क्रिस्टलीकरण कहलाता है, या उदासीकरण कहलाता है, या जंग लगना कहलाता है। नहीं, लोहे पर जंग की परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं, क्योंकि जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही। तो चलिए उसके बाद के प्रश्नों को देखे जाएं। इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है वह है कि निम्नलिखित में से संक्षारक प्रवृत्ति वाला पदार्थ कौन है। संक्षारक प्रवृत्ति कहते हैं जो किसी चीज़ को संक्षारित कर सकता है, मतलब कि जो किसी पदार्थ को नुकसान पहुंचाता है वो संक्षारक कहलाते हैं। तो क्या वो लवण होते हैं, सूचक होते हैं, क्षारक होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अम्ल और क्षारक दोनों होते हैं, और दोनों जो है आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो दोनों जो है वो आपका ऑप्शन नंबर द में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। तो यहाँ तक आपका 1 नंबर सवाल का 5वां सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने 2 नंबर सवाल पे। हमारा जो 2 नंबर सवाल है वह दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना क्या कहलाता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम पालना कहलाता है, या फिर इसी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेरीकल्चर लिख दिया है, आप इसे इसी तरह से नोट कर लें कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल है ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते विलयन कहलाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो नीले या लाल लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो उस विलयन को क्या कहते हैं, तो उस विलयन को हम लोग कहते हैं उदासीन विलयन। क्या कहते हैं, उस विलयन को हम लोग कहते हैं उदासीन विलयन। यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसे देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल दिया गया है आपके स्क्रीन पे, सवाल नंबर 3। सवाल है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कौन से परिवर्तन कहलाते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से ईमानदारी से देखा होगा और पूरा देखा होगा
तो इस प्रकार के परिवर्तन को बताते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए इसके अगले सवाल को देख लिया जाए। इसका अगला सवाल दिख रहा होगा आप सभी के स्क्रीन पे। इसका जो अगला सवाल है वो आपको क्या है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4 और सवाल है वायुमंडल की कौन सी परत द्वारा पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण होता है। कौन सी परत द्वारा, तो आप लोगों को बताया गया है, नहीं से नहीं बताएं तो आज जान लीजिए कि ये कौन सी परत होती है। यह होती है आपकी ओजोन परत। तो ओजोन परत जो होती है वह क्या करती है, वह पराबैंगनी विकिरण जो होती है उनको अवशोषित कर लेती है, उसे हमारे पृथ्वी तक नहीं आने देती। यदि यह पराबैंगनी विकिरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं तो बहुत से लोगों में कैंसर, चमड़े की बीमारी जैसे बहुत से नई नई बीमारियां उत्पन्न हो सकती थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 5। दिया गया मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को ऐप से दिखाया जाता है, तो इतने फ़ारेनहाइट होते हैं 96 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर यदि आप डिग्री में लिखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो 96 से, तो चलिए इसको डिग्री में डायरेक्ट लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट में नहीं लिखते हैं। तो कितना लिखेंगे, तो आप लोग लिखिएगा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि मिलान करने के लिए, अगला दिया गया है कि मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं एक एक प्रश्नों का। तो पहला है पॉलिएस्टर। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पॉलिएस्टर होता है वो क्या है आपका, तो वह आपका है संश्लेषित तंतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए किसी भी नाम के आगे अगर हाइड्रोक्साइड है तो वो आँख बंद करके बोल दीजिए कि वो क्या है आपका, वह क्षारक है। ठीक, तो कोई भी तत्व के नीचे कोई भी धातु के बाद अगर आप हाइड्रोक्साइड देखते हैं तो क्या बोलिएगा कि वह क्षारक है। फिनोल्फथीन जो होता है, फिनोल्फथीन वह आपका होता है एक सूचक होता है। तो कहाँ पे है सूचक, यहाँ पे, तो एक कृत्रिम सूचक होता है। जो रेशम है आपको बता चुके हैं प्राकृतिक तंतु है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका अम्ल है। जिसके बाद आपको एसिड दिखे वो पक्का क्या होगा, अम्ल ही होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए इसे मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक, अब चलिए अगला सवाल देखिए मेरे साथ। अगला सवाल दिया गया है कि ऐसे कोई दो उदाहरण लिखिए जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। मतलब कि हमें दो उदाहरण लिखने हैं जिनमें भौतिक के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे हों। तो चलिए देखते हैं ये कौन से उदाहरण होंगे। तो पहला उदाहरण तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था और दूसरा बोला था आप लोगों को लिख के लाने के लिए। चलिए मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसे नहीं लिखा होगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय ही नहीं है। आप लोग तो पूरा वीडियो भी नहीं देखते, तो आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर लिखा देता हूँ। पहला होता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, आप लोगों ने देखा होगा कि मोमबत्ती जो जलता है उसमें कुछ मोमबत्ती तो जल जाता है, कुछ होता है कि पिघल के क्या हो जाती है, रह जाती है। तो पहला तो आपका हो गया मोमबत्ती का जलना। दूसरा होता है सूखे सेल से विद्युत बल्ब का जलना। देखिए आप लोग जो टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, जो घड़ी में बैटरी लगाते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब सूखे सेल होते हैं। और जब उनसे जब बल्ब को जलाते हैं तो क्या होता है, जो बैटरी होती है, बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह उसको किस में बदल देती है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। बल्ब का जलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो मतलब इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, शुष्क सेल से बल्ब का जलना, शुष्क सेल से बल्ब का जलना। तो शुष्क सेल से बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो यह आपका है एक रासायनिक परिवर्तन और साथ में भौतिक परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो पेज नंबर 45 है वहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक बार और लास्ट में बोलता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें
ताकि वो लोग भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो एक बार फिर से वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि यह एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाए और आगे जब भी आप कभी इस तरह कोई परीक्षा देते हैं तो उनमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।